Hello students, this is R.P. Singh. Today I am doing start law of conservation of mass, क्लास 9th। देखिए कंजर्वेशन, ये लॉज ऑफ जो केमिकल लॉज जो है ना, ये कई लॉज हैं, लेकिन क्लास 9th में सिलेबस में केवल 2 ही हैं, ओनली 2 हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। और भी लॉ है लेकिन वो क्लास 9th में नहीं है, तो केवल हम इसमें ये 2 ही लॉ को डिस्कस करेंगे ओनली। ओके, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है? ये लॉ ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास जो है ना कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि डू नॉट एनी चेंज इन द मास, यानी इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को जो है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप डिस्ट्रॉय ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। मैटर कभी भी न तो केमिकल रिएक्शन के दौरान नया मैटर कोई क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। It was discovered by Antony Laurent Lavoisier in 1743 to 94, ये रहे थे, ये इनका पीरियड था ये। और इसमें इन्होंने 1785 में इस लॉ को बनाया था। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आप ना तो कोई सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक मन में एक बात आती है कि देखिए हम कोई चीज मान लीजिए वर्न करते जलाते हैं, सपोज कोई कैंडल ली मान लीजिए हमने, ठीक है ना, कैंडल ली, और कैंडल को जब वर्न करते हो जलाते हो तो कैंडल तो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है। सपोज मान लीजिए वो 100 ग्राम की कैंडल है और आप थोड़ी देर बाद जब जलाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो मन में एक बात आती है कि ये तो जो मैटर था, जो कैंडल थी, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई नहीं ये। लेकिन नहीं, इसमें जो केमिकल चेंज आए, जब ये रिएक्शन हुई, जब ये जली, इसमें CO2 बनी, कौन कौन सी गैसें बनी, वो सारी गैसों को आप कलेक्ट कीजिएगा और सारी गैसों को कलेक्ट करके और उस वक्त उनका मास टोटल काउंट कीजिएगा, और मास, उस टोटल मास को और कैंडल के मास को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम आएंगे। इसके लिए देखिए हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देते हैं। मान लीजिए सपोज एक आपने वेसल लिया गिलास का, कांच का बना हुआ, एयर टाइट, ठीक है ना। पहले इस लिड को खोल करके मान लीजिए इमेजिन कर ले, प्रैक्टिकली तो इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल करना घर पर तो इतना इजी नहीं है घर, लेकिन इमेजिन कर ले आप, एक आपने ये कंटेनर ले लिया गिलास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट होगा जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, और बीच में इसमें हमने मान लीजिए कोई कैंडल रख ली, एक बड़ी सी कैंडल रख लो, मोटी सी, जिसका वजन ज्यादा हो, सपोज 250 ग्राम की ले लो, होती है बहुत सारी कैंडल, बहुत छोटी कैंडल नहीं लेनी है आपको। मान लीजिए सपोज 250 ग्राम की कैंडल आपने ले ली, करने के लिए आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि 250 ही लेने हैं। और आपने ये वेसल और कैंडल दोनों का वेट और लिड सहित, उसके ढक्कन सहित टोटल वजन आपने जो है ना एक बैलेंस पर रख करके आपने इसका वेट कर लिया, और वेट को आपने क्या किया, नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में, जो भी आया सब कुछ आएगा वेट, मान लीजिए 5 kg आया सपोज, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कैंडल को जला दिया और लिड को कर दिया बंद, ढक्कन को लगा दिया, और ध्यान रखिएगा एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, जिससे अंदर जो भी इसके अंदर गैसेज बने वो गैसेज बाहर ना निकल पाए। और जब अंदर कैंडल जलेगी तो आपको मालूम है कैंडल धीमे 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 करके इनविजिबल होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और जल क्यों रही है? क्योंकि उसके अंदर पहले से इतनी तो O2 मौजूद होगी, अवेलेबल होगी कंटेनर के अंदर, जिससे वो जल सके, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के कोई जलेगा नहीं सब्सटेंस, तो O2 इतनी उसके अंदर होगी कि वो जल सके।
और धीमे धीमे करके आप देखेंगे कि सारी की सारी कैंडल जल जाएगी। लेकिन जो बैलेंस पर ये जो टोटल वेट रखा हुआ है कंटेनर वाला, वो ध्यान रखिएगा 5 kg का 5 kg ही रहेगा। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि 250 ग्राम जो कैंडल थी वो सारी की सारी कैंडल जल गई, फिर इसका वेट कम क्यों नहीं हुआ? वेट कम इसलिए नहीं हुआ कि उसके अंदर से जो जितनी भी गैसेस बनी थी, गैसेस जनरेट हुई थी, वो गई कहां? वो रही तो सब इसके अंदर ही, इसके अंदर रही सारी की सारी गैसें, ठीक है ना। और धीमे धीमे करके लास्ट में थोड़ी देर बाद जो है ना कैंडल इनविजिबल हो गई, कहने का मतलब जल गई। ओके, ये कैंडल जल गई, गायब हो गई कैंडल बीच में से, देखिए, और सारी की सारी गैसें बन गई। ओके, अब इसका जो वेट है ना वो 5 kg का 5 kg ही रहेगा, क्योंकि इसमें से बनने वाली कोई भी गैस इस कंटेनर से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि आप ये मान के चले हैं कि शुरू में ये कैसा हमने कंटेनर दिया है, एयर टाइट। इससे क्या पता लगा कि कोई सब्सटेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मतलब ये इट कैन बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म्स। आप इसे अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जैसे हमने सॉलिड को जलाया तो गैसें बन गई, ठीक है ना, सॉलिड को मेल्ट किया तो वो लिक्विड बन गया, तो इसकी फॉर्म तो चेंज हो सकती है। लेकिन आप ये कहें कि सारा का सारा मैटर खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद कुछ भी ना बने, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, अब देखिए मैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपको इसको और डिफाइन करता हूं। ये मैंने एक प्रैक्टिकल आपको समझाया, अब केमिकल रिएक्शन देखिएगा। बहुत छोटी सी केमिकल रिएक्शन लूंगा मैं समझाने के लिए, C+O2 क्या बनेगा? बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको आती होगी पहले से। CO2 जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, अब इसका मास देखिए, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, और 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। ओके, इधर आ जाइए, कार्बन का 12 है और प्लस ऑक्सीजन का 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44। CO2 का आ गया 44 ग्राम पर मोल। ओके, और इन दोनों को ऐड कीजिए, 12 को ऐड कीजिए 32 में, तो देखिए ये भी इतना ही आएगा, 44 ग्राम पर मोल। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में आपने देखा, ये रिएक्टेंट साइड है, R फॉर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट साइड है, P फॉर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में आपने देखा कि टोटल जो मास था एक मोल का वो 44, टोटल मास 44 आ गया, और ये कितना आ गया? ये भी 44 आ गया, ठीक है ना। तो कहां डिस्ट्रॉय हुआ? ना तो क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है ना। ये 2 मोल का है कुल मिलाकर के, 44 जो है ना ये कार्बन का और ऑक्सीजन का 2 मिलाकर के, सबका मिलाकर के है, और ये CO2 का है। तो ना तो ये डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ। अगर क्रिएट होता तो 44 से ज्यादा आंसर आता, और डिस्ट्रॉय होता तो 44 से कम आता, है ना। और आप एक रिएक्शन और दे देते हैं आपको, देखिए समझाने के लिए एक और देते हैं, देखिए एक और समझाते हैं। देखिए रिएक्शन यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन और लेते हैं, जैसे वाटर आप जानते ही होंगे, H2 प्लस O2। ओके, तो क्या बनता है इससे? इससे बनता है H2। बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें। अब देखिएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई H का 1 और फिर 2 का मल्टीप्लाई ये बाद वाला 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ गया। और देखिए इसका 2 मल्टीप्लाई H का देखिए 1 और मल्टीप्लाई 2 प्लस O का 16, यानी 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। ये 18 2 जा कितना हो गया? 36।
और इधर देखिए 4 को 32 में ऐड करोगे, ये भी देखिए 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी सब्सटेंस ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा। ओके, इसके बाद देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये क्या है? The law of constant proportions state that chemical compounds are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass. This implies that any pure sample of a compound, no matter the source, will always consist of the same elements that are present in the same ratio by mass. ये इन्होंने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस जब अपने एलिमेंट से बनता है तो उस सब्सटेंस के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका जो मास का रेशियो है वो डेफिनेट रहता है, दैट इज नॉट चेंजेबल। द रेशियो ऑफ द masses of different elements present in the compound is definite, is fixed. This is not changeable. This does not depend on the source of the generating of that substance. यहां ध्यान रखेंगे, ये जो है ना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस सब्सटेंस को जो है ना किस सोर्स से बनाया गया, कहां से इसको लिया गया। जैसे मान लीजिए तो छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला आपने देखा होगा H2O होता है। इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में देखिए आप H का 1 लगाते हो, 2 का मल्टीप्लाई करते हो, O का कितना करते हो, O का लगाते हो 16, ये पूरा ऐड करते हो। तो देखिए ऐड तो नहीं करना आपको, देखिए अब देखिए इसमें रेशियो देखना है हमें। हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया, देखो ये 2 + 16। ओके, अब इसमें आप देखो हाइड्रोजन का शेयर कितना है 2 और ऑक्सीजन का शेयर कितना है 16। तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा मास का 2⁻16 यानी 1/8। तो रेशियो कितना आ गया 1/8 का। अब ये 1/8 का ही रहेगा, चाहे आप इस वाटर को लेबोरेटरी में तैयार करें, चाहे आप कैनाल से लें, चाहे रिवर से लें, चाहे सी से लें, चाहे रेन वाटर हो, ठीक है ना, चाहे टेप वाटर हो, और चाहे अमेरिका, जापान, पाकिस्तान कहीं से भी लें, कहीं का भी वाटर लीजिए, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मासेस का रेशियो होगा वो ऑलवेज विल बी 1/8। ओके, एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, CO2 का दे देते हैं। चलो CO2 में देखिए कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16 × 2 यानी 12 × 32। थोड़ा सा कट कर लीजिए, 4 से चला जाएगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। अब ध्यान रखिएगा कार्बन का रेशियो 3 रहेगा। कार्बन का रेशियो जो है ना ऑक्सीजन के कंपेयर में 3/8 रहेगा। C रेस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3/8। ये ऑलवेज विल बी 3/8। दिस विल नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ जनरेटिंग ऑफ CO2। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा रेशियो कि आपने CO2 को लेबोरेटरी बनाया है या आपने उस CO2 को एक कलेक्ट किया है जो किसी फ्यूल के जलने पर जनरेट होती है, ठीक है ना, उसको लिया है आपने। तो कोई भी CO2 और कहीं की भी CO2 हो, चाहे कंपेयर करें आप, एक इमेजिन करें, अबे अगर मान लीजिए किसी अदर कंट्री में कोई व्हीकल चल रहा है और उसके जो फ्यूल कंबस्टन होता है, फ्यूल जलता है, उसमें CO2 जनरेट होती है, तो आप सोचें कि नहीं नहीं भाई वहां के तो उस कंट्री में तो इसका जो रेशियो है मास का वो चेंज हो जाएगा। नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी व्हीकल लीजिए आप, मोटरसाइकिल लीजिए, कार लीजिए, बस लीजिए, ट्रक लीजिए, ट्रेन लीजिए, उसमें जो डीजल पेट्रोल का जो भी कंबस्टन हो रहा है, दहन हो रहा है, जल रहा है, वो उसके अंदर CO2 जो जनरेट हो रही है उसके अंदर 3/8 का ही रेशियो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का। ओके, सो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्लियर होता है।
ये 2 लॉ आपके क्लियर हो गए जो आपके सिलेबस में हैं। ओके, थैंक्स फॉर यू।